तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्ट्रेटजी, टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है जिसके कारण वो अच्छे नंबर लाए या एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरा पढ़ने का जो तरीका है वो था जो हमारे कोचिंग के सर पढ़ाते थे और मतलब जो घर पे सेल्फ स्टडी था वो और फिर स्कूल आना जाना वो सब हमारा ये पढ़ाई का था कि हम मतलब कैसे पढ़ रहे हैं। हमारा रिवीजन क्लास हम थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास भी कर लेते थे रिवीजन करने के लिए। किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए, रिवीजन पे या ये साल भर जो तैयारी कर रहे हैं एक साल के लिए उस पर? नहीं सर, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि जो हमारा पढ़ाई का वो लेवल होता है वो हमारे रिवीजन पे ही निर्भर करता है, इसलिए। इसके बाद हम जानेंगे कि वो बच्चे जो एक साल की तैयारी के दौरान भटक जाते हैं अपने रास्ते से, कभी किसी और वजह से, कभी खुद की वजह से या कभी फैमिली की वजह से, कभी सोसाइटी की वजह से, उसके बारे में क्या राय है? सर, इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि कभी बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं तुमको इतना लाना है या फिर मार्क्स पे पहले बोलते हैं कि नहीं मार्क्स को उतना ध्यान मत दो और फिर जब रिजल्ट आता है तो बोलते हैं कितना मार्क्स आया, अगर जितना वो हम लोग से उम्मीद किए होते हैं उससे थोड़ा सा भी कम आता है तो ऐसे दिखाते हैं जैसे हम लोग कुछ किए ही नहीं है या फिर मतलब उसको मतलब उसका उत्साह बढ़ाने के जगह पे वो थोड़ा सा उसका और लेवल डाउन हो जाता है, उनका बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ये उम्मीद तैयारी अच्छे, कोई बच्चा तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा है जिसके कारण एग्जाम अच्छे से नहीं दे पा रहा है, इसके पीछे कौन दोषी है? वो बच्चा खुद या उसके आसपास के वातावरण? वो खुद भी है और उसके आसपास का वातावरण भी है क्योंकि वो कुछ चीज़ों से मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, कभी टीवी को लेके, कभी फोन को लेके, तो कभी ये बीमारी, तो कहीं मतलब घूमना आना जाना, इन सब चीज़ों से भी, या फिर वो मतलब उतना पढ़ाई में वो होता नहीं है कि वो मतलब वो चाहता है कि हम करें लेकिन जब वो बैठता है तो वो पढ़ाई कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पे अगर कोई समझाने वाला ना हो तो फिर वो और उसका वो लेवल होता है कि नहीं आप हम भी नहीं करेंगे ऐसा। अब हम जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे मार्क्स कर सकता है, सबसे अधिक किस पे उसको फोकस करना चाहिए और वो किस तरीके से एक साल का समय व्यतीत करे ताकि उसके अच्छे मार्क्स आ सके या वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके? इसके लिए हम यही कहेंगे कि वो जो पढ़ रहा है उसको वो ध्यान से पढ़े और वो मतलब जो उसको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने टीचर से बात करे, वो उनको बताए और वो जो रिवीजन जो पढ़ रहा है उसको सबसे ज़्यादा वो रिवीजन करे, वो रिवीजन किस तरह से कर रहा है, उसका पढ़ाई का ये मतलब वातावरण कैसा है, वो किस माहौल में पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखें। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा है उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, एग्जाम के बाद मार्क्स कम आ जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छा रहता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जितना सोचे हैं उतना आता है तो वो खुश रहते हैं, लेकिन बाकी जो ये कम आते हैं दुखी हो जाते हैं, जिनका ज़्यादा आता है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इनके बारे में इनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एग्जाम में मार्क्स आने के बाद? उनको तो मतलब कि अब वो तो होता ही है कि वो जितना उम्मीद किए थे, जितना मेहनत किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर उनका मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो तो है कि वो थोड़ा सा सैड हो जाएंगे, लेकिन जितना मेहनत किए हैं उतना तो मार्क्स आना ही चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कम आता है तो वो थोड़ा सा ये है कि मतलब वो नर्वस हो जाते हैं कि हम जितना मेहनत किए उनको किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए सर आगे के समय, कोई आगे की तैयारी को उन चीज़ों को हटा करके? तो उन चीज़ों को सर अब वो तो आना था, वो तो आ गया, तो उसको अब हम लोग पीछे रख के फिर आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। हम लोग को कोई नेगेटिविटी नहीं रखना है कि हमारा मार्क्स ऐसा आ गया या फिर कोई मतलब ये वाला काम नहीं करना है कि मेरा मार्क्स कम आ गया तो हम ये कर लेंगे, मतलब सुसाइड कर लेते हैं बहुत बच्चे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है और हमें ये सोचना चाहिए कि हम आगे और कितना अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है इस बार हम ना कर सके, आगे और अच्छा कर सकते हैं, तो हम
आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से मेहनत करना चाहिए और फिर अपना रिजल्ट देखना। चलिए, इन सब जानकारी के लिए बहुत बहुत ऊपर से जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है और ये किस तरीके से तैयारी की कि इनके अच्छे मार्क्स आए और किस तरीके से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करना चाहिए कि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम रुचिका कुमारी है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग पहले तो ये बच्चों को नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इतना टाइम है। शुरुआत में बच्चे बहुत सारे ऐसे ख्यालों में डूबे होते हैं कि नहीं अभी तो 12 महीने हैं, चलो अभी से आज से नहीं कल से तैयारी करेंगे या परसों से करेंगे। ऐसे में बच्चों का समय खत्म हो जाता है। पता चलता है कि समय जब पास आया तो बच्चे ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं और फिर तैयारियां करने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिस पॉइंट है कि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट बिगड़ सकता है। और अगल बगल के जो वो होते हैं उम्मीद किए होते हैं पेरेंट्स, टीचर, स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर, तो वो भी उनसे सैड हो जाते हैं कि स्टूडेंट तो अच्छा है पर उसका रिजल्ट ऐसा नहीं आ पाया। तो ये स्टूडेंट का बहुत बड़ा मिस पॉइंट है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पहले दिन से ही बहुत अच्छे से अपना 3R रूटीन के थ्रू उसको करना चाहिए अपना तैयारी, न कि उसको समय आज नहीं तो कल ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट हम लोग को बताइए कि आपके साथ एक साल के दौरान हुई कौन कौन सी समस्याएं या किस किस तरह के समस्याएं बच्चों के साथ उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण उनके पढ़ाई में बाधा पड़े। पहला ये है कि बच्चे फोन से, टीवी से, ये सबसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और बीच बीच में बहुत सारे फेस्टिवल आते रहता है, कभी IPL, कभी कुछ, कभी मैच, कभी बहुत सारे फेस्टिवल जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कभी किसी का वेडिंग, फैमिली में कुछ फंक्शन, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बच्चे को सोचते हैं बच्चे कि हम पढ़ लें, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि उतना समय पढ़ने में देते हैं उतना समय वो उस चीज़ में दे रहे हैं। इसके वजह से बच्चे रिजल्ट अपना इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? बचा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे को अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि नहीं जो हमसे उम्मीद किए हैं अगर हम ये करेंगे तो इससे मेरा रिजल्ट बिगड़ सकता है। आज तो कुछ लोग नहीं बोलते हैं लेकिन जब मेरा रिजल्ट आएगा तब उनका रिएक्शन ये नहीं होगा। बच्चे को ये सोचना चाहिए। लास्ट में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके फोकस करके एक स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स कर सकता है या सोसाइटी में अपना बहुत अच्छा नाम कर सकता है। कौन सा एक पॉइंट है जिस पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसे फोकस करना चाहिए। पहला ये है कि लोग जो बच्चे हैं वो अगल बगल के वातावरण से डिस्ट्रैक्ट न हो, पहले अपने स्टडी पे फोकस करें, न कि लोगों के बातों पे। लोग बहुत सारा बोलते हैं कि नहीं अभी मत पढ़ो, कल पढ़ते हैं, या चलो मेरे साथ, आज ये है आज वो है। तो बच्चे को इससे बचना चाहिए और बच्चे को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई पे, नहीं मेरा समय जा रहा है। और बच्चे को सबसे ज़्यादा रिवीजन पे, रीडिंग पे फोकस करना चाहिए कि नहीं हमको यही करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देंगे। अगर कोई बच्चा एवरेज बच्चा है तो उसको एवरेज मार्क्स लाना चाहिए लेकिन उसके गलती से मार्क्स कम आ जाए तो वो सोसाइटी को कैसे फेस करे? सोसाइटी में वो किस तरीके से जाए या वो किस तरीके से लोगों को आंसर करे ताकि उसे गिल्ट फील ना हो? बच्चे को ये सोचना चाहिए कि नहीं इस बार तो गलत थोड़ा सा कम आया है पर अगले बार बच्चे ऐसा एक्टिविटी करें कि नहीं उनको उम्मीद हो सके कि नहीं इस बार तो कम आया है लेकिन अगली बार से अच्छा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार कम आया तो अगले बार भी कम आ ही जाए। और बच्चे को फिर से अब पीछे वाले सब नेगेटिविटी, गलत चीज़ों, ये जो जितने सारे लत हैं उसको छोड़ के अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहिए कि नहीं अगली बार की तरह ना हो, कुछ इस बार अच्छा करें, हम लोगों का उम्मीद बनाए रखें इस बार हम। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हम लोग को बताइए कि हमारे बच्चे का जो अभी स्टार्टिंग में एडमिशन लिया है 10th क्लास में और उसको बहुत अच्छा करना है एग्जाम में, उसके लिए उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और अपनी स्ट्रेटेजी में बताइए ताकि उसको भी फॉलो करके बहुत सारे लोग मोटिवेट हो।
जो अभी बच्चे एडमिशन लिए उनको पहले अपना पहले सिलेबस पूरा देख लेना चाहिए पहले, तो उसके बाद उसमें VBI क्वेश्चन देखना चाहिए, जिससे कि उनको इसमें लगे कि ये क्वेश्चन हमारा हार्ड है, वो उसको बढ़िया से पढ़ सके। उसके बाद उनको टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें वो अच्छे से वो क्लियर कर सके क्वेश्चन VBI, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम आगे चल कर ना हो। उसके बाद वो जैसे मैथ साइंस ये हार्ड सब्जेक्ट हुआ तो उसमें अलग से उनको टाइम देना चाहिए, उनको रूटीन अच्छे से बनाना चाहिए जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगा? इसमें हमको मैथ और साइंस टफ लगा, जो कि सारे बच्चों को ये टफ ही लगता है। और मैथ और साइंस, ऐसा कहा जाता है कि बिहार के बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है। मैथ होता है पर उसमें भी जैसे फार्मूला सब हो गया, उसमें कोई डाउट होता है बच्चों को, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और साइंस में भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये है दोनों, तो इसमें भी उनको अलग से अच्छे से टाइम देना चाहिए जिससे वो अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके बाद आप बताइए कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो शिक्षा के दौरान, मतलब जब क्लास ज्वाइन किया उस समय एक बच्चे को होती है या वहां से लेकर के लास्ट तक होती है, जिसको वो ओवरकम करके वो आगे अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर सके? उनको इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और उनको अपने टाइम टेबल के अनुसार बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए उस टाइम पर। और ये नहीं हो पाता, काफ़ी बच्चे रूटीन बना लेते हैं लेकिन रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करें कि वो रूटीन को फॉलो कर सके? उनको रोजाना पहले तो पढ़ना चाहिए उस पर, उसके बाद में उनको रूटीन फॉलो हो पाएगा जिससे कि वो आगे पढ़ सके और वो अच्छे नंबर ला सके। और उनको इधर उधर की बातों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और लोग बोलते हैं कि इधर चलो तो उस पर भी उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन गांव में है बच्चे उठा के लेके चले जाते हैं कि आज क्रिकेट खेलते हैं। खेलना चाहिए बट उनको भी अलग से उन पर टाइम निकालना चाहिए कि वो खेलकूद भी ठीक है, स्पोर्ट सब। उसके बाद ये बताइए कि एग्जाम में मार्क्स आने के बाद कुछ बच्चे का हार्ट अटैक हो जा रहा है, कुछ बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या कारण है कि वो सुसाइड कर ले रहे हैं या हार्ट अटैक हो जा रहा है? या समाज का वो कौन सा दबाव है जिसके कारण उनको ये सब करना पड़ रहा है? और किस तरीके से वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं या समाज को एक अच्छा जवाब दे सकते हैं? समाज में पहले तो उनको उनके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उनको जो आगे का ड्रीम है उसे देखते हुए उनको आगे तैयारी करना चाहिए। और उसके मार्क्स मायने नहीं रखता है कि ये मार्क्स से ही कुछ आगे कर सकेंगे, उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा हुआ तो वो आगे चल के कुछ कर भी सकते हैं। तो सोसाइटी को कैसे ओवरकम करें? तो उनको सोसाइटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन वो उसकी सोसाइटी में रहे, सोसाइटी पे ध्यान तो देना पड़ेगा। सोसाइटी को वो क्या बोले, वो किस तरीके से समझाएं? वो आगे चलकर वो अच्छा भी कर सकते हैं जिससे वो दिखा सकते हैं कि हाँ हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब बताइए कि आपका एम क्या है लाइफ में, आप क्या बनना चाहते हैं? लाइफ में अगर वो जो आप क्या बनना चाहते हैं पहले ये बताइए। कुछ तो होगा कि नहीं फोर्स में जाना है, नहीं बैंकिंग सेक्टर में जाना है, नहीं क्लरिकल ग्रुप में जाना है, एसएससी वगैरह करना है, या यूपीएससी करके डीएम बनना है? मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है जिससे कि वो हमको अच्छा लगा, इसलिए बेस्ट लगा, तो इसलिए हम वही ऑप्शन। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि साल भर के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, या एक एवरेज बच्चे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिसके थ्रू वो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स कर सके? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम काजल कुमारी है। मैंने अभी हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है और हमारा पढ़ने का रेगुलर रूटीन था, जो जब भी हमको मन करता था तभी हम पढ़ लेते थे, या फिर ऐसा था कि जब हमको पढ़ने में मन लगे वही रूटीन बनाए थे वही फॉलो करते थे। और सर रिवीजन भी उसको कर लिया करते थे और उसके बाद डेली उसको फॉलो करना पड़ता था। कुछ लोग ऐसे हैं जो रूटीन बहुत बना लेते हैं
आज रूटीन बना लिए, 4 दिन तक फॉलो करेंगे एकदम स्ट्रिक्टली। 4 दिन के बाद रूटीन चेंज कर देते हैं, नहीं इसमें थोड़ा चेंज लाते हैं, अब दूसरा रूटीन बनाते हैं, इससे और ज़्यादा बना, लेकिन पढ़ कम रहे हैं, इससे और ज़्यादा वाला बना लेते हैं, फिर उसको 4 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर चेंज कर देते हैं। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जब हमको पढ़ने का मन करे तभी का हम रूटीन बनाएंगे और उसको डेली फॉलो करेंगे। अलग रूटीन बनाने से हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो ज़्यादा रूटीन नहीं बनाना चाहिए, एक बनाना चाहिए। यस सर। अच्छी बात। उसके बाद 1 साल के दौरान आपको हुई समस्याओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको ज़्यादा प्रभावित किया, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया, या कोई समस्या नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? नहीं सर, समस्या तो सबको होती है। जैसे कि कभी कभी थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से कोई बीमार हो जाता है और कोई मानसिक दबाव भी हो जाता है कहीं से। तो शारीरिक रूप से कोई थोड़ा बहुत बीमार हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से कोई ग्रसित हो जाता है तो उससे कोई कुछ भी काम नहीं हो पाता है और कुछ सोच नहीं पाते हैं इंसान की क्या कर सकेंगे। और एग्जाम की तैयारी में, साल भर की तैयारी में शिक्षक का कितना % रोल होता है और बच्चे के खुद का मेहनत का कितना % रोल होता है, जिसके थ्रू वो अच्छे मार्क्स करे या ना कर पाए ये डिपेंड करे। दोनों का रोल कितना % होता है? जैसे बोले तो 40% टीचर का हो सकता है, 60% स्टूडेंट का हो सकता है। किस्मत नाम की चीज होती है, कुछ किस्मत डिपेंड करता है। तो आप बताइए कि बच्चे के मेहनत में या टीचर के मेहनत में जो 1 साल की है, 1 साल पढ़ाए, बच्चे भी बहुत अधिक मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं कभी कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बच्चे की मेहनत में, टीचर की मेहनत में और लक का कितना % भाग्य होता है उनके ओवरऑल मार्क्स में, ये बताइए। 50% मेहनत कर सकते हैं और 40% टीचर का, 10% लक का कह सकते हैं, या फिर ज़्यादा तो मेहनत पे ही डिपेंड करता है। लेकिन टीचर्स का कहना है कि टीचर्स का रोल 10% होता है, 80% बच्चे के मेहनत का होता है। इसके बारे में क्या है? टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं कि आपको ऐसे चलना है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के बाद आगे कौन कौन सा समस्या आता है बच्चे खुद ही देखते हैं, फेस करते हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना, ये भी हो सकता है। और बताइए कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में नीतीश कुमार का क्या रोल रहा है? उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया है या नहीं किया? पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसको और अच्छा किया या उससे बदतर कर दिया? इसके बारे में क्या रहा है? सर, नीतीश कुमार ने एजुकेशन सिस्टम को बिहार में बहुत ही बढ़ावा दिया है। सबको, सारी लड़कियों के लिए आरक्षण के तहत सबको भेदभाव की भावना से मुक्त कर दिया है और लड़का लड़की में कोई भी अभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा ही शिक्षा को बढ़ावा दिया है, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि इसके वजह से घाटा भी जाता है कि जो लड़के पढ़ने में जो अच्छे होते हैं उनकी जॉब छूट जाती है और लड़की उनसे कम पढ़ने में अच्छी हो तो उसका जॉब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अपना टाइम टेबल बता दीजिए कि ये पढ़ने का कितने घंटे का आपका रूटीन था जिसके कारण इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है? टाइम टेबल तो हम अच्छे से रूटीन नहीं बना पाए थे, लेकिन जब भी मन करता था तभी हम पढ़ लेते थे। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह में बैठ कर पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि शांति रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि रात को पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें अखंड शांति रहती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दिन में हम बहुत अच्छा टेंशन बना पाते हैं जिसके कारण पढ़ाई कर पाते हैं, रात को हमें नींद लगने लगती है। इसके बारे में बच्चे को किस समय पे पढ़ना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर सके पढ़ाई पर? तो जब मन करे तभी का रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को सुबह में नींद आ जाता है और किसी को शाम को भी नींद आ जाता है, तो जिसका जब भी मन करेगा तभी तो पढ़ सकता है। दूसरे का रूटीन फॉलो करने से ये नहीं हो सकता है, खुद की रूटीन बनाना चाहिए। और आप बताइए आपका गोल क्या है लाइफ में, आगे चल करके क्या बनना है? कुछ सपना होगा कि नहीं लाइफ में हमको इस पोस्ट पे पहुंचना है, ये बनना है, इस बनने के बाद सोसाइटी में थोड़ा चेंज लाना है,
या अपने परिवार को आगे बढ़ाना है? सर मेरे गोल है, हम टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी ताकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो आगे चल के वो भी अच्छे होंगे। और हर एक लड़का पढ़ेगा तो पूरा मतलब शिक्षा के अनुसार ही किसी चीज को बदला जा सकता बदला जा है। सकता है। यस सर। ये अम्बेडकर का कहना था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो दहाड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।